हेलो, दीपक, इसका वो कहाँ से? हेलो, वो सबसे बंद हेलो, प्रेस के अंदर जितने भी प्रेस से बंधु आए हैं, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के अंदर आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में इस क्षेत्र की सांसदा बहन कमलजीत जी हमारे बीच में हैं और आपके जो भी प्रश्न हैं इस प्रेस वार्ता में आप उनके समक्ष रख सकते हैं। और यह इस दिल्ली सरकार जो पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता को बरगलाया है और जनता के साथ जो धोखा किया है उस विषय पर सभी विषयों पे आपके जवाब देंगी। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय सांसदा कमलजीत शेरावत जी से एक बार जोरदार तालियों द्वारा सभी उनका स्वागत करें। मेरे सभी मीडिया के साथी, आज आप वेस्ट जिले के हमारे कार्यालय में आए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और क्षेत्र के विषय में बात करने के लिए था, इसलिए आज आपको हमने पश्चिमी जिला के इस कार्यालय में बुलाया है। मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे इस लोकसभा में आने वाले दोनों जिला, पश्चिमी जिला और नजफगढ़ जिला, दोनों के जिलाध्यक्ष साथ में हैं। चंद्रपाल बख्शी जी हमारे पश्चिमी जिला से जिलाध्यक्ष हैं और रमेश चोखंदा जी हमारे नजफगढ़ जिला से जिलाध्यक्ष हैं। 5 विधानसभा हमारी नजफगढ़ जिले में आती है और 5 विधानसभा पश्चिमी में आती है। साथ ही नजफगढ़ जोन के हमारे चेयरमैन भाई अमित खड़खड़ी जी भी हमारे बीच में हैं और हमारे दोनों जिलों के मीडिया प्रभारी भाई पंकज जी और भाई अमरजीत जी भी हमारे साथ हैं। और आप सब साथियों से आज हमने यहाँ पर जो बुलाने के लिए आपको मैसेज भेजा, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरे हाथ में 3 पेपर हैं। ये तीनों कमिटमेंट है आम आदमी पार्टी के उस व्यक्ति की जो खुद को दिल्ली की जनता का सबसे बड़ा सेवक बताता है। ये मैनिफेस्टो है 2015 का। उसके बाद ये मैनिफेस्टो है 2020 का, जिसके अंदर ये गारंटियां दी गई हैं। और ये मैनिफेस्टो है एमसीडी में 2022 में, जब अरविंद केजरीवाल जी ने निगम में आने के लिए अपनी घोषणाएं की। इन तीनों मैनिफेस्टो के ऊपर 2015, 2020 और 2022, इन तीनों मैनिफेस्टो के ऊपर आज आपके साथ जो हम बात रखने वाले हैं, मेरा निवेदन है इसमें अगर आपको कहीं पर भी कोई सवाल हो कि हमने कोई बात गलत कही है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले दिल्ली में बात शुरू करते हैं। दिल्ली में जब ये व्यक्ति आए तो इन्होंने खुद को गरीब का हमदर्द और अपना बताते हुए कि मैं आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, अपनी राजनीति की शुरुआत की। सबसे पहली आवश्यकता होती है खाने के लिए रोटी, और इसमें जो राशन कार्ड है वो सबसे पहले आता है। दिल्ली के अंदर 2015 तक 66,800 राशन कार्ड बने हुए थे। दिल्ली का कोटा केंद्र सरकार की तरफ से 1,56,800 राशन कार्ड बनाने का है। 1 नवंबर 2024 तक ये 90,000 राशन कार्ड जो दिल्ली सरकार बना सकती थी, इन्होंने नहीं बनाए। अचानक 1 नवंबर 2024 को इन्होंने अखबार में खबर दी कि जो 90,000 राशन कार्ड है वो अब हम बनाएंगे। तो पहला सवाल कि 2015 से जो राशन कार्ड आप बना सकते थे वो आपने 1 नवंबर 2024 तक बनाने के फॉर्म के ऊपर काम क्यों नहीं किया? इन राशन कार्ड में सबसे बड़ी बात है
कि गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी की तरफ से प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन भी मिलता है। और कोविड के बाद इस योजना में हर गरीब परिवार को प्रधानमंत्री जी 5 किलो राशन देते हैं। यानी सेंटर से दिल्ली को रेगुलर मिलने वाला राशन तो छोड़िए, प्रधानमंत्री जी का मिलने वाला गरीब का राशन भी इन्होंने दिल्ली वालों को मिलने नहीं दिया। बुजुर्गों को पेंशन, अब जा रहा है वो लाइफ। जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं उनको अपना छोटा मोटा खर्च करने के लिए एक राशि की आवश्यकता होती है। और ये पहली बार नहीं है, दिल्ली सरकार का जब से गठन हुआ है या किसी भी सरकार का जब गठन होता है तो उसके अंदर बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है। लेकिन दिल्ली सरकार ने 2016 से इनके पास 3 लाख से ऊपर फॉर्म भरे हुए हैं, किसी बुजुर्ग को पेंशन का फॉर्म अप्रूव नहीं किया। दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी और बस की बात करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, ये 2015 के उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम दिल्ली में 11,000 नई बसें लेकर आएंगे। लेकिन साथियों, आज जब हम 2024 के आखिरी दिन बैठे हैं, 31 दिसंबर 2024, दिल्ली सरकार ने एक भी बस नहीं खरीदी। और अगर केंद्र से मिलने वाली सहायता की बात करूं तो 940 बस फेमा की तरफ से इन्हें इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत था तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये 900 से अधिक बसें दिल्ली को दी गई। लेकिन दिल्ली सरकार ने कोई बस नहीं खरीदी। मेट्रो 500 किलोमीटर की इसकी लिमिट होनी चाहिए थी, लेकिन मेट्रो के लिए कोई बजट दिल्ली सरकार ने एलोकेशन करके सेंक्शन नहीं किया। बल्कि आपको ध्यान होगा कि मेरठ के लिए जो RRTS सिस्टम बनना था उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल जी ने फंड देने से मना कर दिया, जो रीजनल रेलवे ट्रैफिक हमारा कंट्रोल करता है। और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये फंड्स को एलोकेट किया गया, जब कोर्ट ने कहा कि आपके पास एडवर्टाइजमेंट का पैसा है, लेकिन दिल्ली के लोगों को, आसपास NCR के लोगों को एक RRTS सिस्टम मिल पाए, इसके लिए आप पैसा नहीं दे रहे हैं। तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद RRTS सिस्टम के लिए पैसा दिल्ली सरकार ने अपना हिस्सा दिया, और जिसका उद्घाटन कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। CCTV कैमरा और वाईफाई, दिल्ली में हर गली मोहल्ले में वाईफाई मुफ्त मिलेगा और 15 लाख CCTV कैमरे लगेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बड़ा एक वादा था, दावा था। आज इसकी हकीकत मुझे लगता है कि मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं, पूरी दिल्ली में कहीं पर भी CCTV कैमरा या वाईफाई का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। सिविल डिफेंस को पक्का करेंगे, होमगार्ड के कर्मचारियों को पक्का करेंगे, निगम के कर्मचारियों को पक्का करेंगे। ये वो व्यक्ति हैं जो कहते थे कि पक्का करने में क्या होता है, एक साइन ही तो करना होता है, एक हस्ताक्षर ही तो होता है। लेकिन आज दिल्ली में होमगार्ड दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, गेस्ट टीचर दर-दर की ठोकर खा रहे हैं। किसी को भी पक्का करने का एक भी प्रपोजल दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं गया है। किसानों को दिल्ली सरकार ने किसानी का दर्जा भी नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार किसानों के हित में अनेक योजनाओं को लागू किया, लेकिन दिल्ली में उसका फायदा नहीं मिल पाया, क्योंकि दिल्ली के किसानों को किसानी का दर्जा ही नहीं है। और अगर आप नजफगढ़ के गांव में जाएंगे तो ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिलता है। और दिल्ली में अभी भी जो हमारे किसान हैं उनके खाद के ऊपर, बीज के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं मिलती। दिल्ली देहात में दिल्ली सरकार की तरफ से अल्टरनेट प्लॉट दिए जाते थे। दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि दिल्ली सरकार अगर कभी भी कोई लैंड एक्विजिशन करती है तो बदले में उनको अल्टरनेट प्लॉट देने होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी आने के बाद ऐसे प्लॉटों का आवंटन बंद कर दिया गया है। शीला दीक्षित जी के सरकार तक वो प्लॉट मिले हैं, लेकिन उसके बाद इन सारी फाइलों को बंद कर दिया गया। और एक ऐसा केस का उदाहरण लेकर जो दिल्ली में लागू भी नहीं होता है। तो दिल्ली देहात के साथ इतना भेदभावपूर्ण व्यवहार इन्होंने किया है। बिजली कंपनी को हम रेगुलेट करेंगे, ये 2015 के
इनके मैनिफेस्टो में इनका सबसे बड़ी घोषणा थी। लेकिन बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ करी और दिल्ली की जनता को फिक्स चार्ज और पीपीएसी चार्जेस देने पर मजबूर किया। पीपीएसी चार्जेस मतलब पावर परचेज एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। दिल्ली में अगर महंगी बिजली होगी तो रेट ज्यादा होंगे, अगर रेट कम होंगे तो हमारे बिजली की जो दर है वो भी कम होनी चाहिए। लेकिन पीपीएसी के बहाने केजरीवाल सरकार ने बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ की और अब खुद पीपीएसी को कम करने के लिए एलजी साहब ने रेगुलेट करने की बात कही है। और दिल्ली में बहुत खुशकिस्मती की बात है कि एलजी साहब ने ये लागू भी करा दिया और पावर परचेज एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को चेंज कर दिया गया। और अब दिल्ली में अगले महीने से बिजली के बिलों में 30 से लेकर 50% की कमी देखने को मिलेगी। लेकिन इसका पूरा श्रेय पीपीएसी चार्जेस को कम करने में एलजी साहब का जो बिजली कंपनियों के साथ डिस्कॉम के साथ बैठक रही है वो इसका मुख्य कारण रहा। यमुना, हम सब दिल्ली के रहने वाले लोग अगर अपने बचपन को याद करें तो हम यमुना में नहाने के लिए जाते थे और कार्तिक के महीने में हम सब यमुना नहा कर आते थे। लेकिन आज यमुना की हालत ये है कि अमोनिया का लेवल इतना है कि उसके आसपास जाने के लिए भी डॉक्टर्स ने मना किया है कि आप यमुना के आसपास मत जाइएगा। 34 किलोमीटर लंबी यमुना दिल्ली में आने से पहले नदी होती है, लेकिन जैसे ही 34 किलोमीटर दिल्ली का सफर पार करके आगे निकलती है तो ये एक नाले में तब्दील हो जाती है। यमुना पे रिवर फ्रंट बनाऊंगा, इसका सबसे बड़ा वादा था, लेकिन यमुना में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है ये हम सबके सामने है। मोहल्ला क्लिनिक यानी स्वास्थ्य को अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट बनाने वाले आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा। उन 1000 मोहल्ला क्लिनिक में आज कितने मोहल्ला क्लिनिक बने हैं ये हमारा अरविंद केजरीवाल जी से सवाल है। जब तक वो सवाल का जवाब देते हैं तब तक ये मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति है मेरे वार्ड के अंदर। ये सेक्टर 22 के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है और ये आज से नहीं, जिस दिन से इस पोर्टा कैबिन को बनाया गया है इसके चारों तरफ घास है और ये गेट ऐसे ही बंद है। ये मोहल्ला क्लिनिक है सागरपुर का और ये सिर्फ 2 मोहल्ला क्लिनिक की फोटो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, ये तो एक उदाहरण है। दिल्ली में तकरीबन 500 मोहल्ला क्लिनिक की लिस्ट इनकी वेबसाइट पर है जिसमें से ज्यादातर बंद पड़े हैं। और अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इसमें दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल, हमारी लोकसभा के अंदर सबसे पुराना हॉस्पिटल है दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल। आज एक बेड के ऊपर 3-3 मरीज हैं और वहां पर कोई भी ऑपरेशन होने की डेट आपको मिल नहीं सकती है। और डॉक्टर्स की हालत ये कि डॉक्टर्स के ऊपर इतना प्रेशर है कि वो ओपीडी में महीनों बाद की डेट देते हैं। दूसरा हॉस्पिटल है राव तुलाराम हॉस्पिटल जो जाफरपुर में है। ये हॉस्पिटल भी अरविंद केजरीवाल जी के आने से पहले का बना हुआ है, जैसे कि दीनदयाल हॉस्पिटल बना है। आज राव तुलाराम हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक नहीं है, आईसीयू नहीं है। अगर कोई भी वहां पर एक्सीडेंटल केस या भगवान ना करे कोई अटैक या कोई इस तरह की स्थिति में कोई अगर मरीज पहुंचता है तो उसको सीधा 21 किलोमीटर दूर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। तो ये राव तुलाराम की स्थिति है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो द्वारका सेक्टर 20 में है उसका शिलान्यास और बजट एलोकेशन इंदिरा गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी के नाम पर शीला दीक्षित जी ने किया था, लेकिन आज तक उस हॉस्पिटल में वहां पर आईसीयू मशीन, आईसीयू के बेड, वेंटिलेटर बेड कोई भी सुविधा नहीं है। नाइट को वहां पर डॉक्टर्स नहीं होते हैं। साथ में हमारे यहाँ पर एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है खेड़ा डाबर में। उस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आज डॉक्टर्स को तनख्वाह नहीं मिली है, दवाइयां नहीं मिली है। और मेरा हॉस्पिटल में जाना हुआ था तो उन्होंने कहा कि हमें शर्म आती है अगर कोई हमारे पास आ जाए, क्योंकि हमारे पास उनको देने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए कोई भी फंड या कोई भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। जहां हम बैठे हैं यहीं से थोड़ी दूर रघुवीर नगर में
एक गवर्नमेंट का छोटा हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार का। मुझे लगातार 3 बार वहां से फोन आ चुके हैं कि यहाँ पर डायलिसिस की जो एक मेडिसिन होती है वो पिछले 7-8 महीने से आई नहीं है, तो हम लोग कहां पर जाएं। तो ये इनके स्वास्थ्य मॉडल का एक नमूना है जो मैंने आपके सामने विवरण किया है। स्कूल के नाम पर बहुत बड़े बड़े प्रचार दिल्ली सरकार ने किए हैं। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो व्यक्ति कहते थे कि मैं 500 नए स्कूल बनाऊंगा, वो जो 1068 पहले के स्कूल हैं उनमें आज तक प्रिंसिपल भी नहीं दे पाए। दिल्ली के अंदर 1068 स्कूल हैं और 1068 में मात्र 700 के अंदर प्रिंसिपल है, बाकी को वाइस प्रिंसिपल ही चलाती है। यानी एकेडमिक लेवल पे क्या स्कूल का स्टैंडर्ड होगा आप समझ सकते हैं। गरीब के बच्चे को अगर अच्छा भविष्य बनाना है, वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहे, तो उसके साथ अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ा मजाक किया है। आज 1068 में से मात्र 340 स्कूलों के अंदर साइंस है, मात्र 340 स्कूल। और अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले 12 कॉलेज दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं, जिनका खर्चा दिल्ली सरकार को देना होता है। उन 12 स्कूल कॉलेजेस के अंदर कोई भी मेंटेनेंस का पैसा कैपिटल हेड में नहीं दिया गया और टीचर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है। आप सब द्वारका में जाकर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज देख सकते हैं, मैं वहां की एलुमनाई हूं। वहां पे अगर एक पाइप का मेंटेनेंस कराना हो तो प्रिंसिपल के पास पैसे नहीं है कि वो उस पाइप को भी मेंटेनेंस करा पाए। और टीचर्स को कोई सैलरी 12 कॉलेजेस में जो दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं नहीं दी जा रही। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल से सवाल है कि आपने मुंडका के पास जमीन अलॉट कर दी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, एक हमारे बहुत प्रसिद्ध देश के खिलाड़ी को वहां का वाइस चांसलर नियुक्त करके आपने वो भी सैलरी देनी शुरू कर दी, लेकिन वहां पर अभी भी खेत है, वहां पर अभी भी जिस तरह से पहले वो जमीन थी आज है, जबकि आप बहुत सालों से उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये मैंने स्कूलों की बात की। और बड़ी बड़ी बात करने वाले अरविंद केजरीवाल जी, ये हमारी लोकसभा में मटियाला की आज की फोटो है, जहां पर एक हॉल के अंदर 6 क्लासेस बैठी हुई हैं और ये हालत है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इसीलिए यहाँ पर जो पार्किंग है वहां पर खुले में बच्चों को बैठ के पढ़ाया जाता है। ये छत की हालत है और ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे अनेक स्कूल हैं। और दिल्ली सरकार जो स्कूल की बिल्डिंग बना रही है उसे आज भी लेंटर गाटर और सरिया से बनाया जाता है, जो हमारा पुराने जमाने की होती थी। कोई भी लेंटर उसके अंदर डाला नहीं जाता। स्कूल के नाम पर बहुत बड़ा करप्शन है। सफाई 2020 में जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी आए तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में 3 तरफ कूड़े के पहाड़ हैं और मैं 6 महीने के अंदर इन कूड़े के पहाड़ों को हटा दूंगा। आज 2 साल पूरे हो गए हैं निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार को आए, लेकिन वो 2 कूड़े के ढेर तो क्या ही हटने थे, पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हुई है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो ये दिल्ली के सड़क की, दिल्ली के किसी भी पार्क के कोने की ये फोटोज हैं जो पूरी दिल्ली में या कहीं पर भी देख सकते हैं। नवादा मेट्रो स्टेशन शिवाजी मार्ग के ऊपर है, आप उसके नीचे अभी जाएंगे तो आपको देखकर हैरानी होगी कि वहां पर कूड़े का क्या हाल है। तो ये सफाई की हालत आज ऐसी है, घर घर से कूड़ा उठाने वाली कंपनियों की पेमेंट नहीं हो रही है और दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है। दिल्ली जल बोर्ड की बात करें तो दिल्ली जल बोर्ड जो 2013 तक 500 करोड़ प्लस था, आज वही दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ माइनस में हो गया है। वार्ड नंबर 104 में अगर आप जनकपुरी विधानसभा में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोगों के घर के अंदर सीवर का पानी घुस रहा है। आप यहाँ से थोड़ी दूर रघुवीर नगर जाइए, आप राजौरी गार्डन जाइए, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, द्वारका में चले जाइए, दिल्ली जल बोर्ड का जो हालत है, कोई भी सफाई उनकी नहीं हुई है।
नजफगढ़ जोन में नालों की सफाई के ऊपर 80 करोड़ रुपए का खर्च कर दिया गया, लेकिन जब नालों की सफाई का रिकॉर्ड मांगा गया कि कितनी शीट निकली, कितनी शीट को कहां डाला गया, तो कोई भी हिसाब नहीं दिया गया। और आज अमित खरखड़ी जी ने जो एंटी करप्शन ब्यूरो में केस डाला है, तो 80 करोड़ का घोटाला नजफगढ़ जोन में सफाई का विषय लेकर आज इनके ऊपर जांच चल रही है। पॉल्यूशन, हम सब दिल्ली वासी हैं, हमने अपने बचपन में होली दिवाली की छुट्टियां देखी थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारी छोटे छोटे बच्चों की नई पीढ़ी को दिल्ली में पॉल्यूशन की छुट्टियां देखनी पड़ रही है। AQI का जो लेवल 500, 700, 800, और मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि दिल्ली में एक दिन के लिए 1000 भी AQI का लेवल था। तो दिल्ली को आज प्रदूषित शहर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी पूर्ण तरह से जिम्मेवार है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी, अनाधिकृत कॉलोनी में कोई भी सड़क, नाली, सीवर का कनेक्शन नहीं दिया गया। और अब अगर आप किसी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, नजफगढ़ में अनऑथराइज्ड कॉलोनी बहुत ज्यादा है, आप जाकर पूछेंगे तो BSES उनको मीटर नहीं दे रहा है। उनका सीधा है कि आपको मीटर नहीं दिए जा सकते। पहले वो DDA के एक रूल को बना रहे थे इसकी डाल, DDA ने अपना ऑर्डर निकाल दिया कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तो भी किसी घर में भी नजफगढ़ जोन के अनऑथराइज्ड कॉलोनी में मीटर नहीं लग रहा है। तो BSES ने जो हाल कर रखा है वो दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा दुखदायी कारण है। इसके बाद आज अगर कहते हैं कि महिला सम्मान राशि देंगे, संजीवनी देंगे, महिला सम्मान राशि 10 साल आप ही थे अरविंद केजरीवाल जी। किसी भी पॉलिसी को लागू करने के लिए पॉलिसी को ड्राफ्ट किया जाता है, बजट एस्टिमेट होता है, फिर एलोकेशन होता है, कैबिनेट की मीटिंग होकर अप्रूवल होता है, और तब उस पॉलिसी को नोटिफाई किया जाता है। 10 साल आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आप चाहते तो संजीवनी और महिला सम्मान दोनों को लागू कर सकते थे, लेकिन 10 साल में आपने किसी भी महिला को यह सम्मान राशि नहीं दी। अब अगर आकर तीसरी बार आप दिल्ली की जनता को झूठ बनाकर सोचते कि भ्रमित कर लेंगे, तो ये दिल्ली की जनता आपको समझ चुकी है। महिला सम्मान और संजीवनी नाम की कोई पॉलिसी दिल्ली सरकार के किसी विभाग में उसका कोई प्रपोजल नहीं है। ये दिल्ली सरकार के विभागों ने खुद अपनी प्रेस नोट में कवर करके बता दिया कि ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार के प्रपोजल में भी फिलहाल नहीं है। अगर आपको लागू करना था तो आयुष्मान योजना आप दिल्ली में लागू करते। 2014 से जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, सभी स्टेट्स की चिंता कर रहे हैं। जब आयुष्मान योजना को लागू किया गया तो दिल्ली और बंगाल सिर्फ 2 स्टेट हैं जिन्होंने आयुष्मान को लागू नहीं होने दिया। हमारे चुनाव में, यानी पिछले लोकसभा के चुनाव में, हमने लोगों से फॉर्म भरवाए कि हम 70 वर्ष से अधिक सभी बुजुर्गों को रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम ग्रुप, चाहे वो कितने भी बड़ी जॉब से रिटायर हुए हो या कोई भी हो, सबको 5 लाख का आयुष्मान मिलेगा। लेकिन उसको भी दिल्ली सरकार ने लागू नहीं होने दिया। तो दिल्ली के 7 सांसद दिल्ली हाईकोर्ट गए, और आपके माध्यम से मुझे दिल्ली की जनता जनार्दन को बताते वक्त खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से बहुत फटकार पड़ी। उन्होंने कहा कि आपको क्या तकलीफ है, जब पूरे देश के अंदर आयुष्मान लागू है तो आप लागू क्यों नहीं होने दे रहे। दिल्ली सरकार इसका कोई जवाब नहीं दे पाई, और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले ऑर्डर कर दिया है कि 5 जनवरी से पहले दिल्ली सरकार के अधिकारियों को आयुष्मान का MOU साइन करना होगा। तो आज आपके माध्यम से नए साल की ये दिल्ली वालों को सौगात है कि 5 लाख की आयुष्मान सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 जनवरी के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर से लागू हो जाएगी। लेकिन इसको रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाले आज जब बात करते हैं तो उनसे बड़ा सवाल है कि आपकी ही पार्टी के विधायक अपने ही क्षेत्र के लोगों को ब्लैकमेल कराते हुए, थ्रेटनिंग करते हुए, प्रूफ के साथ आज जेल में हैं।
तो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे? आप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने घर पर सांसद जो आपकी पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता थी स्वाति मालीवाल जी, उनको अपने घर के अंदर अपने ही पर्सनल सेक्रेटरी से अभद्रता का व्यवहार करवाया, मारपीट करवाई, और आपने स्वाति मालीवाल जी का साथ भी नहीं दिया। तो साथियों, आज दिल्ली सरकार ने जितने वादे किए, चाहे वो दिल्ली सरकार के नाते किए या निगम के नाते किए, आज निगम की हालत ये है कि निगम के कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उन्हें ग्रेजुटी और उनके मेडिकल के जो कंपनसेट अमाउंट होता है वो भी नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों को भर्ती करेंगे, पक्का करेंगे। आज निगम के सारे कर्मचारी जो इनके हाथ में है, जो ये कर सकते हैं, वो भी काम इन्होंने नहीं किया। कर्मचारियों की फाइल भी निगम से दिल्ली सरकार में नहीं भेजी है। तो ये पिछले 10 साल का हमने आपके साथ आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड साझा किया है। मुझे लगता है कि गली नाली सड़क इसके ऊपर बात करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि खुद दिल्ली के अब हो चुके भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, जेल से बाहर आकर जब जमानत पर आए और उनको हटना पड़ा हाई कोर्ट के ऑर्डर की वजह से कि आप सेक्रेटरीट नहीं जा सकते, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, तो मजबूरी में अपने पोस्ट से उन्हें हटकर आतिशी जी को वहां बिठाना पड़ा, जो कि डमी सीएम है। और उन्होंने पहली चिट्ठी दिल्ली की मुख्यमंत्री को लिखा कि दिल्ली की सड़कों की हालत बहुत खराब है, जब मैं सड़कों पर जा रहा हूं तो सब जगह गड्ढे हैं। तो इस बात को तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री को लिखित में भेज रहे हैं कि दिल्ली की गली नाली सड़कों की हालत बहुत खराब है। तो साथियों, आज आपके सामने वो व्यक्ति जो कहता है कि मैं बहुत ईमानदार हूं, वो जमानत पर रिहा है, उसको विदेश जाने की परमिशन नहीं है। उन्होंने 10 लाख की बॉन्ड देकर कोर्ट को अपनी गारंटी दी है और अभी शीश महल बाकी है। अभी कह रहे थे, मैंने 2 दिन पहले सुना कि वो मुख्यमंत्री का घर था, तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए सबको सरकार की तरफ से घर मिलता है, लेकिन उस घर में स्विमिंग पूल नहीं होते, उस घर में 8 लाख के पर्दे नहीं होते और उसमें वियतनाम का पत्थर नहीं लगा होता। आप सब हमारे इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं जो सामने बैठे हैं, आपको पता है कि किसी भी अगर जनप्रतिनिधि का, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, या वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, उनको जब मकान मिलता है तो एक डीएसआर का एक स्लैब होती है, वही सामान उनके घर में लग सकता है और वो बहुत बेसिक होता है। टॉयलेट 12 लाख की बनाना, घर में 8 लाख का पर्दा, ये दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कह दिया कि हमने नहीं लगाया, लेकिन हाँ 42 करोड़ रुपए रेनोवेशन में जरूर लगे हैं। बहुत से बंगलों को तोड़कर शीश महल बनाया गया। वो कह रहे हो मेरा निवास नहीं था, तो आपका निवास नहीं था तो बनाया क्यों था? तो आज दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री 10 साल के अपने इन सारे अपने जो उन्होंने बोले हैं मैनिफेस्टो के उन पॉइंट के ऊपर, हम अपनी 10 विधानसभा की चार्जशीट यहाँ पर आज दे रहे हैं कि हमारी 10 की 10 विधानसभाओं में हालत क्या है। ये कॉपीज अभी हम आपको दे देंगे और इसमें जैसे मादीपुर का है, हमने पूरी समस्याएं लिखी है, उसके बाद राजौरी गार्डन के बाद हरिनगर के बाद तिलक नगर, इस तरह से हमारी 10 की 10 विधानसभा में हमने इनके मैनिफेस्टो की सच्चाई को यहाँ पर जाहिर किया है। तो मेरा निवेदन है साथियों, दिल्ली देश की राजधानी है, इसे राजधानी तो छोड़िए, ऐसा शहर बना दिया जहां पहली बार जल भराव में 12-13 लोगों की मृत्यु करंट लगने से हो जाती है। यूपीएससी के एस्पिरेंट बच्चे कहीं ना अगर कहूं कि उनकी मृत्यु हुई नहीं, उनको मौत दी गई है, तो इसमें बड़ी बात नहीं है। और मौत देने का कारण भी है कि वहां पर नाले साफ नहीं थे। तो आज दिल्ली की ये समस्या बनाने वाले हम ये 10 के 10 आरोप पत्र आज आपके सामने रिलीज कर रहे हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप दिल्ली की जनता के बीच में हमारी बातों को रखें।
आप दिल्ली की जनता के सबसे बड़े संरक्षक हैं, प्रहरी हैं। केजरीवाल बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी भी तो अब उसी राह पे चल रही है। प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपये बांट रहे हैं, यहाँ पे मनजिंदर सिंह सिरसा जी रजौरी गार्डन में बांट रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दो बातें हैं। महिला सम्मान राशि की पहले मैं बात करती हूँ, फिर परवेज जी और सिरसा की बात करेंगे। सिरसा जी जो बात हुई है, सबसे पहले महिला सम्मान राशि भारतीय जनता पार्टी की जिस भी राज्य में सरकार बनती है वो भी देते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, लाडली बहन हमारी बहुत पुरानी योजना है। अगर उड़ीसा की बात करें तो सुभद्रा योजना है। हरियाणा की बात करें तो लाडो बहन। तो महिला सम्मान राशि देना कभी भी गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले पॉलिसी को फ्रेम करना, फ्रेम करने के बाद बजट के एस्टिमेट करके एलोकेट करना, कैबिनेट नोट करना और फिर पॉलिसी की नोटिफिकेशन, ये तरीका है। अगर आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ऐसा करना चाहते तो 10 साल थे उनके पास, उनको करना ही चाहिए था। ये सामाजिक सुरक्षा की कल्याण की योजनाएं कोई भी मुख्यमंत्री अपने घर से नहीं देता, कोई भी सरकार अपने घर से नहीं देती। ये गरीब जनता जिनको की आवश्यकता होती है उनका अधिकार है। तो अगर ये महिला सम्मान योजना को तरीके से लाते, 10 साल थे इनके पास लाने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारी समस्या आज ये है कि ये भ्रामक करके इसके लिए आज भी हकीकत पर लाने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा आपने सवाल किया परवेश जी के लिए और सिरसा जी के लिए। परवेश जी लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में, आप कोविड का समय देख लीजिए, आप बिना चुनाव के गरीब बहनों की शादी का देख लीजिए, तो वो एक सरकार के नाते नहीं दे रहे थे, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मदद की जो बात बहनों के बीच में गए होंगे तो वो उनकी बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकारी पैसे से भ्रामक प्रचार करके दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्या मैडम इस मुद्दे के ऊपर जो है, जो केजरीवाल जी कर रहे हैं, चाहे बहनों का हो या बिजली का हो, क्या बीजेपी उसके खिलाफ चुनाव आयोग में या पुलिस के अंदर कोई एफआईआर दर्ज कराएगी? देखिए, दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट इन पॉलिसीज को लागू करने के लिए जिम्मेवार होते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री मंत्री अगर कोई भी बात कहता है तो वो मुख्यमंत्री के नाते अगर कहता है तो उस योजना का पूरा प्रूफ होना चाहिए। एज एन इंडिविजुअल आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब चेहरा आतिशी जी का हो, चेहरा अरविंद केजरीवाल जी का हो, तो इसका मतलब सरकार कोई बात कह रही है आतिशी जी के होने के कारण। तो जब उन्होंने योजना लागू की तो कुछ ही दिनों के अंदर दोनों डिपार्टमेंट ने, वेलफेयर के जो डिपार्टमेंट चाहे वो स्वास्थ्य का या महिला कल्याण का, दोनों का प्रेस नोट आ गया कि ऐसी कोई योजना सरकार की नहीं है। तो मुझे लगता है दिल्ली की जनता समझ चुकी है और इनका जवाब, जैसा कि दिल्ली को एक झूठ के भ्रम में फैलाना चाह रहे थे, वो इनको मिल चुका है। तो मुझे लगता है कि अब शायद कोर्ट जाने की नहीं आवश्यकता होगी। लेकिन अगर इन्होंने अभी भी जिस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, अभी भी अगर की, जैसे कि आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया तो हम कोर्ट गए, अगर यहाँ पर भी हमें लगेगा कि जनता के हित में कोई कार्रवाई करनी चाहिए तो उसके ऊपर हम बाद में फैसला रही। तो ये 21 की बात आज महिला सम्मान, लेकिन कुछ समय पहले हरियाणा में चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी सरकार ने भी 21 की योजना स्टार्ट करी, उसके बारे में क्या कहना है? हमने 21 की योजना शुरू की थी, लेकिन हमने उसके लिए बजट एलोकेशन और पूरा प्रोसेस करके किया है। मैंने आपसे पहले कहा कि हम मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना दे रहे हैं, हम उड़ीसा के अंदर भी सुभद्रा योजना दे रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ के अंदर भी मात्र कुछ नाम से हमारी योजना है, वो भी बहनों के लिए है। और यहाँ पर दिल्ली में भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि दिल्ली भी बहनों के लिए जिस तरह से बाकी स्टेट में अपनी योजना चला रही है, दिल्ली की बहनों को भी ये योजना मिलेगी। लेकिन इस योजना को देने की पूरी तैयारी हमारी सरकार करती है और तब हम उस बात की घोषणा करते हैं। शरेआम परवेश वर्मा जी ने कहा है कि ये खुलेआम मेरा पैसा है और मैं जिस मर्जी को दूं, इसमें किसी का किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी सरकारी योजना पर झूठ बोल रहे हैं। परवेश जी ने अपनी जेब से दिया है, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने दिया है। अरविंद केजरीवाल अपने पर्सनल खाते से निकाल के दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पर्सनल खाते से नहीं दिया है। वो तो सरकारी योजना को भ्रामक रूप से पेश कर रहे हैं। दोनों के अंदर बेसिक अंतर कहीं ना कहीं विपक्षी ईडी वगैरह सबकी रेट पड़ती है,
क्या परवेश वर्मा जी के ऊपर कोई कार्रवाई की इस बारे में? देखिए, परवेश वर्मा जी की अपनी एनजीओ है स्वाभिमान, और नहीं वो पहले नहीं, आप उनकी फेसबुक पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, कंसंट्रेटर उन्होंने एक 60-60 हजार का कंसंट्रेटर था जो उन्होंने बांटा है। आप उनकी कोविड की फोटो देखिए, कितने ट्रक भर भर के उन्होंने राशन दिए हैं। किसी दूसरी स्टेट के अंदर भी अगर कोई दिक्कत आई है तो परवेश वर्मा जी ने अपनी तरफ से हरी झंडी देकर उन ट्रकों को भेजा है। अरविंद केजरीवाल जी की अपनी तरफ से किए हुए एक भी काम को आप पूछ लीजिए। मैडम, मैं श्याम नारायण न्यूज़ पर बिहार से हूँ। संजय सिंह ने अभी आरोप लगाया है पूर्वांचल के लोगों के बीजेपी मतलब अवहेलना कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर एक अभियान ये चलाया गया कि दिल्ली में जो भी रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है, तो दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली के अंदर भारत के हर निवासी को रहने का और यहाँ पर आकर बसने का अधिकार है। लेकिन ये अधिकार रोहिंग्या को नहीं मिल सकता क्योंकि हमारे रिसोर्सेज हमारी अपनी कंट्री के लिए है। तो जब रोहिंग्या का वोटर लिस्ट चेक करना, स्कूलों में जाकर चेक करने की बात की, तो शर्मनाक बात है कि संजय सिंह और आम आदमी पार्टी ने इसे पूर्वांचल से जोड़ दिया। मुझे लगता है कि पूर्वांचल के साथियों को तो उनसे सवाल पूछना चाहिए कि आपके दिमाग में भी ये बात कैसे आ गई। पूर्वांचल इस देश का वो हिस्सा है जिस पर देश आज भी नालंदा पर, बोधगया पर गर्व करता है। तो ये तो आम आदमी पार्टी से पूछने का सवाल है कि रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, आपने किस अपनी काली जुबान से उनको पूर्वांचल से जोड़ा? मैडम, अभी केजरीवाल जी ने कल एक और घोषणा की जिसमें वो मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना देने की बात कर रहे हैं, पर मंदिर के जो ट्रस्ट के लोग होते हैं वो और गुरुद्वारे के लोग पहले इनको तनख्वाह देते हैं, तो अब ये स्कीम निकालने का क्या मतलब? धर्म के नाम पर राजनीति करना और समाज को बांटने का काम आम आदमी पार्टी किस तरह से कर रही है, ये पहले सवाल से और आपके सवाल से स्पष्ट है। जो भी मंदिर में हमारे धार्मिक काम करने वाले लोग होते हैं, उसमें सबसे पहला अंतर किया कि इमाम और मदरसों में काम करने वालों को उन्होंने कुछ साल पहले तनख्वाह देने की बात की। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि पिछले एक हफ्ते के अंदर 3 बार जो एसोसिएशन है दिल्ली के इमामों की, उनके घर पर धरना कर चुकी है और अपनी तनख्वाह की मांग कर रही है। कल टीवी में, आप ही में से किसी के टीवी ने, मीडिया ने दिखाया है कि पंजाब के टीचर्स तनख्वाह मांगने के लिए, क्योंकि कई महीनों से उन्हें सैलरी नहीं मिली है, कल गेस्ट टीचर्स ने दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया है कि पंजाब के लोगों की तनख्वाह दें। पंजाब की बहनों को अब तक उनके हिस्से के महिला सम्मान राशि 2.5 साल बाद भी मिली नहीं है। तो ये धर्म को बांटने की जो आपने बात कही मंदिर के पुजारियों की, ये भी कितना बड़ा झूठ है, ये हमारे सभी दिल्ली वासी जनता जनार्दन समझ चुकी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर के लगातार ये सियासत में गरमाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि उनके लिए 2 गज की जमीन भी नहीं हो पाई, उनको सही से श्रद्धांजलि नहीं मिली। तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी के सरकार में जो है कांग्रेस पार्टी से क्यों नफरत करती है, लोगों से क्यों नफरत करती है, इससे क्या सकती है? कांग्रेस पार्टी से पहला सवाल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस देश के ऐसे व्यक्ति जिनकी वजह से आज हमारे देश की आजादी 75 साल में सुरक्षित है, उनको दिल्ली में जगह नहीं मिली, उनको बंबई लेकर जाना पड़ा उनके परिवार को। पीवी नरसिम्हा राव जी दिल्ली के कांग्रेस के मुख्यालय में भी उनको रखने की जगह नहीं मिली। और मनमोहन सिंह जी के बारे में जब कांग्रेस बात कर रही है तो कांग्रेस और भाजपा में अंतर है। हमारे लिए देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं कर सकते। और इसीलिए जब ये बात हुई तो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि उनके लिए बहुत ही सोच विचार करके कमेटी बनने का प्रोसेस और उनको जमीन अलॉट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। और जिस तरह से बाकी प्रधानमंत्रियों की दिल्ली के अंदर है, वो जगह भी उनको अलॉट कर दी जाएगी। और मनमोहन सिंह जी अपने जीवन में भी कभी किसी एक पार्टी के बनकर नहीं रहे, तो अगर कांग्रेस मृत्यु के बाद उनको एक पार्टी का प्रधानमंत्री बना रही है तो कांग्रेस की सोच पर बहुत बड़ा सवाल है।
अरे भाई आगे से हटो, अरे भैया आगे से हटो ना, नीचे बैठे हो यार। वो स्टॉप करके रोक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए भोजन की व्यवस्था